आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर हिदायत। नाज़रीन, आप जानते हैं नूर हिदायत में हम आपकी मुलाकात उलमा इकराम से करवाते हैं, जिनसे हम करते हैं सवालात और जानने की कोशिश करते हैं दीन इस्लाम के हवाले से मालूमात। और उनके साथ साथ हमारी कोशिश होती है मुख्तलिफ़ शोबा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को हम मदऊ करें, हम उनसे गुफ्तगू करें, हम उनसे जान सकें, कोई मौजू लेकर हाज़िर हों और उनसे बात करें। आज का हमारा मौजू इस मुआशरे का बहुत अहमियत के हामिल है मौजू, इस मुआशरे का बहुत अहम जुज़ है ये मौजू। क्योंकि तालीम की अगर मैं बात करूँ, तालीम हमें अदब सिखाती है, तालीम हमें तरबियत देती है, तालीम हमें बड़ों का अदब, छोटों पर शफ़क़त, तालीम हमें स्टूडेंट्स का ख़याल, असातिज़ा का एहतराम और मुआशरे के अंदर रहने के उसूल सिखाती है। अगर हम तालीमी इदारे की अगर बात करें तो तालीमी इदारे से हमें बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, जो तालीमी इदारों में पढ़ कर जब वो फ़ारिग़ हुए, उसके बाद जब वो मुल्क की खिदमत करने निकले किसी भी फ़ील्ड में, तो उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान हो या किसी भी मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि तालीमी इदारे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, शुरू से लेकर आज भी तालीमी इदारे को अहमियत दी जाती है। और हर पेरेंट्स, उनकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को किसी अच्छे इदारे में, किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिल कराएं ताकि बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जिस माशरे में आप और हम सांस ले रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे इदारे, उनके हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि बात करते हुए भी शर्म आती है। मैं किसी एक इदारे का नाम नहीं लूँगा, सब इदारे ऐसे नहीं हैं, बहुत से इदारे अच्छे भी हैं जिन पर वालिदैन भरोसा करते हैं, जिन पर पेरेंट्स भरोसा करके अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं। चाहे वो इदारे मदारिस हों, चाहे वो इदारे शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, किसी भी कॉलेज की बात करूँ, तो ये मुनासिब ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ तालीमी इदारे की, वो कोई भी इदारा हो सकता है। मैं अगर अपने बच्चे को किसी भी इदारे में भेजूँगा तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि मैं जान सकूँ यार यहाँ से जो बच्चे पढ़ कर गए उनका इस वक्त क्या हाल है, इस इदारे में जो टीचर्स मौजूद हैं उनका क्या हाल है। नाज़रीन, जब हमें रिस्पॉन्स ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम कोशिश करके अपने बच्चों को वहाँ दाखिल कराते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं इस वक्त, बड़े बड़े इदारों के जो रिज़ल्ट हमें अभी, जैसे कुछ दिन पहले एक इलाका है, कौन सा इलाका है वो, भावलपुर जो शहर है, उसके अंदर के वाक़यात, वीडियोज़ हर कोई देख रहा है। सोचे ना, ये वीडियो जब मेरे सामने आई, मेरे घर वालों के सामने आई, आपके सामने आई, आपके घर वालों के सामने आई, तो जहन में क्या सवाल आता है, कल को मेरे भी बच्चे होंगे, कल को मेरे बच्चे भी बड़े होंगे। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनके जहन में कैसी कैसी बातें आ रही होंगी। ये चीज़ें सोचने की हैं। कितने लोगों ने अपने बच्चों को तालीमी इदारे से भेजने से ही जो है ना पाबंदी लगा दी, नहीं जाना वीडियोस देखने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया आम है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, इस पर गुफ्तगू तो मुराद अली साहब ने करनी है, बातें बहुत सी हज़ारों बातें करने की हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर करके इस हवाले से हम बात करें। सर मुराद अली साहब, कि आखिर क्यों इस नेश तक हम क्यों पहुंच चुके हैं कि तालीमी इदारे में इतनी बेहयाई, इतनी ज़्यादा बेहयाई, ये तो बहुत ज़्यादा आम हो गई। क्या हमारी गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया? हमें कोई एक्शन लेने वाला कोई सिलसिला नज़र आया? मुझे तो नहीं आया। नाज़रीन, अगर आपको आया, मुराद अली साहब को आया, इनसे आज हम जानते हैं कि क्या वजह है। जी, मैं पहले तो आपकी मुलाकात करवाता हूँ, फिर मौजू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज सर? मादरत, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, बोलना आपने था, समझ ही नहीं आई, बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, आप ही को सुनेंगे। क्या वजह हज़रत? माशरे की मैं बात नहीं कर रहा, तालीमी इदारे की बात करूँ, जो माशरा बनाती है, तालीमी इदारे में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं कुछ 3-4 पॉइंट्स के अंदर। पहला तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी अब स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, बिल्कुल हर घर तक पहुंच जाती है। एक एलिमेंट ये भी है कि बहुत सी चीज़ें थी मगर छुपी हुई थी, हिडन थी, नज़रों में नहीं थी, लोगों को तसव्वुर नहीं था। शायद मैंने कभी पहले आपसे तज़किरा किया कि पिछले दिनों एक बड़ी कराची की मशहूर यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एक बच्चा उसने मुझे इनवाइट किया जब पढ़ाई पूरी हो गई बाद में किसी टाइम पे। उसको मालूम ही नहीं था कि इत्तेफाक से मैं थोड़ा रहता भी करीब था, मुझे भी नहीं मालूम था। उसने जब इनवाइट किया तो मैंने कहा मैं तो रहता भी करीब ही हूँ। उसने इनवाइट किया अपने तरावी में, ख़त्म जिस दिन तरावी कुरान शरीफ पूरा हो रहा था उस दिन।
तो मैंने कहा चलो आ सकता हूँ मैं, मैनेजेबल है, इतना दूर भी नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप आएँ, ये वो। ठीक है, पहुँच जाते हैं इंशाल्लाह। मैं गया तो उसने बहुत प्रोटोकॉल दिया और मुझे बारे में काफ़ी पहले से अपने वालिदैन से काफ़ी कुछ वो कह हुए चुका था, तो उन्होंने बड़ा मतलब मुझे रिस्पेक्ट दिया, प्रोटोकॉल दिया बहुत ज़्यादा कि भाई सर आए, मैं सर आए। खैर जब गपशप लग गई, खाना ने भी खाया साथ, तो एक ऐसी बात मेरे ज़हन में बहुत देर से अटकी हुई थी। तो जब मैंने वहाँ का माहौल देखा, उस बच्चे के साथ है, स्टूडेंट से थोड़ी बहुत तो इंटरेक्शन होती है, तो इतना तो ज़्यादा नहीं होता मगर थोड़ी बहुत तो होती है। तो जिस तरह से उसने मुझे बुलाया तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, बट एनीवे तो बड़ा खुला डुला माहौल है उस यूनिवर्सिटी का, थोड़ा नाम लेने की क्या ज़रूरत है, बहुत खुला डुला ना। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था ये जो डिफरेंस था ना कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो, और अभी एग्ज़ाम दिए हैं कुछ ईयर से पहले, और फ़ौरन साथ साथ तरावी भी सुनाता रहा। और तो मैंने उसके वालिद बैठे हुए थे, चचा और सारे बड़े फैमिली के उसके बैठे हुए थे। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा कि आप कितनी बार इसकी यूनिवर्सिटी गए हैं, और उसने दिया भी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था उस टाइम पे। तो मैंने कहा आप इस पूरे 4 साल में कितनी बार इसकी यूनिवर्सिटी गए हैं? तो कहते हैं एक दफ़ा भी नहीं गए। तो मैंने कहा आप एक दफ़ा भी नहीं गए? कहते नहीं, एडमिशन भी टाइम से भी मैं नहीं किया और थ्रू आउट पूरे 4 साल मैं नहीं गया, और अभी तक मैं कभी भी इसकी यूनिवर्सिटी में अंदर नहीं गया। मैंने कहा आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपका बच्चा किस जगह जाके बच के आया है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ आपसे कि अब भी आप जाएं किसी दिन, मैंने कहा अभी भी किसी दिन आप चले जाएं, ख़ास तौर से कोई खुले वक्त के साथ जाएं, कोई ब्रेक का टाइम हो, शाम का टाइम हो, ऐसे टाइम पे जाएं, और कोई 1.5-2 घंटे, 2 ढाई 3 घंटे वहाँ गुजारें। कैफेटेरिया में कुछ टाइम बैठ जाएं, कुछ चाय पी लें, फिर कोई खेलने की जगह पे चले जाएं, कोई सिटिंग एरिया पे चले जाएं, थोड़ा सा देर वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, तो आपको कदर आएगी कि आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से किस हाल से बच के आया। ये तो एक एलिमेंट हुआ। मैंने कहा यूनिवर्सिटी में अलाउ भी तो नहीं करते इस तरह अंदर जाना पर? नहीं जा सकते हैं, कोई ऐसे में वो नहीं है, पेरेंट्स में से हैं वो, वैसे भी वो मसला नहीं है। तो एक तो एलिमेंट ये था कि बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब कैसे बच गया, मैंने कहने लगा, फिर मेरी तफसील से बात हुई तो उन्होंने अपनी वाइफ को ज़्यादा उन्होंने क्रेडिट दिया कि नहीं मैं तो इतना नहीं होता, इसकी माँ ही ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती है चीज़ों में, हिफ्ज़ भी उन्होंने ही करवाया था शौक़ से, और वो इन्वॉल्व रही इसके सारी साइकिल के अंदर से। मैंने चलिए अच्छी बात है, ये तो एक एलिमेंट हो गया ना, बच गया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे शेयर करूं, कि किसी ने मुझसे एक दफ़ा शेयर किया कि मेरा बच्चा जो है वो लाहौर की एक बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है वहाँ पढ़ना चाहता है, मगर मैं नहीं चाहती, मेरे दोस्त की वालदा थी, उन्होंने फ़ोन किया मुझे, पुरानी बात है, मैं नहीं चाहती। तो मैंने क्यों नहीं चाहती? कहते हैं कि वो वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न टाइप का है, तो मुझे डर है कहीं बिगड़ ना जाए वहाँ जाके। तो मैंने पूछा कि आपके साथ है इतने सालों से, अभी इंटर कर चुका है, तो कोई अराउंड 20 ईयर्स का है, तो नमाज़ें मस्जिद में पढ़ता है? कहती नहीं। मैंने कहा घर पे पढ़ लेता है? कहती नहीं। तो मैंने कहा देखें, अगर ये आपके पास रहते हुए अगर 5 वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ पा रहा, और बेसिक जो कुरान है, तहारत है, सब चीज़ों पे नहीं है, तो फिर मुझे कुछ नहीं फ़र्क लगता कि आप वहाँ भेजें या कराची में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लें अपने, क्योंकि आपका तो अभी भी मिनिमम पे भी नहीं है ना जी। तो मुझे तो ख़ास फ़र्क नहीं लग रहा आपकी बात सुनने के बाद कि, और फिर मेरे इल्म है जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले रही थी, मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ कि जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए दीन की तरफ राग़िब हो गए, यानी कि ऐसे घराने से आए थे जहाँ पर कोई ख़ास दीनी माहौल नहीं था, नमाज़ों का माहौल नहीं था, शरई ज़िंदगी नहीं थी, मगर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, बावजूद के वहाँ खुला डुला माहौल है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए उसका दीन की तरफ रुझान हो गया, और वो पढ़ाई भी पूरी पढ़ ली उसने, जो भी पढ़ाई पढ़ रहा था। तो मैंने उनको बताई पूरी बात, और इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि उन्होंने नहीं भेजा उसको लाहौर, और कराची की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ, और तकलीफ़ के साथ है कि बाय द एंड जो उसका रहा एंड वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, किसी भी तरह से रिलीजियसली अगर देखा जाए तो कहीं से भी अच्छा नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बुरा रहा। तो इससे तो फ़र्क नहीं पड़ा ना कि वो वहाँ भेजा उन्होंने या यहाँ भेजा, एक्चुअली उन्होंने तो ख़ुद ही फॉलो नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट तो ये है कि हम इदारों पे इतने आराम से डाल नहीं सकते। दूसरा बहुत बड़ा एलिमेंट कि देखें, सेलिंग पॉइंट होता है ना, कि जो मेरी रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे बेचने वाले उसी को सामने रखेंगे ना। मिसाल के तौर पर मुझे ऐसी सवारी चाहिए जो बहुत कंफर्टेबल हो, तो और बहुत से लोग चाहते हैं ऐसी कि भी कंफर्टेबल सवारियाँ हों,
तो बेचने वाले बताते हैं कि भाई एक सवारी बड़ी कंफर्टेबल है, इसकी जो है एवरेज बहुत अच्छा है, इसका माइलेज बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें बताते हैं वो, और वही चीज़ें वो प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं अपने एड्स के अंदर, अपने ब्रोशर्स के अंदर, अपने बुक्स के अंदर। तो अब जब हमारे बीइंग ए पेरेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट ही क्वालिटी एजुकेशन ना हो, हमारी रिक्वायरमेंट ही तरबियत ना हो, तो फिर यूनिवर्सिटीज़ भी उस चीज़ को सेल नहीं कर रही, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ के ब्रोशर्स आप उठा लें आज के, ठीक है, उनके जिनके जो वो हैं वेबसाइट्स हैं वो देख लें, फेसबुक पेजेस देख लें। यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत चले बाद की बात है, स्कूल्स के आप आज किसी भी रैंकिंग कर लें अपने हिसाब से, जो भी टॉप 10, 20, 15 जितने भी स्कूल्स की, उनके सबके फेसबुक के पेजेस पर चले जाएँ और कंटेंट देखें उसके अंदर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर कोई बहुत ही कोई क्रिएटिव किस्म का कंटेंट पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई बहुत ही कोई एजुकेशन एकेडमिकल कंटेंट पड़ा हुआ है, या उसके अंदर एंटरटेनमेंट का कंटेंट पड़ा हुआ है। तो जब आप सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो कंटेंट है, इवन वेबसाइट्स पे, फेसबुक पे, या उनके और जो भी सोशल मीडिया के जो भी एरियाज़ हैं उन पे, तो वहाँ वो कंटेंट भी वही है, और फिर मैं वहीं जाके अपने बच्चों को भी भेजता हूँ, मेरी प्रेफरेंस भी वही हो जाती है, बच्चों की अपनी प्रेफरेंसेस हो जाती हैं। तो फिर तो इसका मतलब ये है ना कि शायद पेरेंट्स की भी जो इंटेंशन है वो इन चीज़ों में ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ एक अजीब बात, ऐसा हुआ है कराची की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जब कोई दो बच्चे जो है वो किसी नाज़िबा हरकत के साथ जो है मिले, तो पेरेंट्स ने आके नाराज़गी का इज़हार किया कि आपको क्या तकलीफ़ है, जब हमें कोई तकलीफ़ नहीं है तो आपको क्या मसला है। मतलब हम अब इस लेवल पे जा चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमने पूछना ही है ये कि हम क्या कर सकते हैं। देखें सारे ऑप्शंस खुले हैं, हम कर सकते हैं ऐसा कि हम ऐसे दायरों में ना भेजें, बिल्कुल ये भी ऑप्शन है। कतई कलामी माफ़, जो आपने शुरू में बात कही है, मैं उस वक्त बोलना चाह रहा था क्योंकि मैंने भी इस एक्सीडेंट से मैं गुज़रा हूँ। एक्सीडेंट ही कहूँगा, ये अच्छी बात तो नहीं है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ आज से कुछ तकरीबन 10-11 साल पहले। ये एक्सीडेंट तो अभी हमारे सामने आया, कुछ इससे ही मिलते जुलते मैंने कुछ अपनी आँखों से कराची के अंदर देखे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे दायरे का, लेकिन बाखुदा इससे मिलते जुलते देखें। अब जब हम इस नोयत तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है आपके हाथ में कुछ नहीं होता। ये मैं आज से 10-11 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद 4 साल पहले अगर हम चले जाएं, 3 साल पहले चले जाएं, 2 साल पहले जाएं, इस तरह के वाक़यात बहुत हैं। जैसे कि आपने फरमाया ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती, छुपी हुई होती हैं। पर तो हज़रत हम फिर क्या करें? अपने बच्चों का हम फिर मुस्तकबिल संवारने के लिए कहाँ, क्योंकि पेरेंट्स तो तकरीबन हमारी पाकिस्तान की जो इस वक्त आबादी है, अगर हम उनकी बात करें, पढ़े लिखे जो पेरेंट्स हैं ना, उनके बच्चे ज़्यादा कामयाब नहीं हैं। जो कि अनपढ़ तो नहीं कहूँगा, वो कि जो पढ़े हुए नहीं हैं उनके बच्चे ज़्यादा कामयाब हैं, क्योंकि उनके वालिदैन ने गुरबत में ज़िंदगी गुजारी, गुरबत में ज़िंदगी गुजार कर बच्चों की तरबियत कुछ अच्छी की है। वो बच्चे आज माशरे में फैलते चले जा रहे हैं। वो अक्सर आपने देखा हो ना, स्क्रीन पर बैठे बहुत से पेरेंट, बहुत से हमारे मेहमान कह रहे होते हैं, हमारे वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है, हमें पढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया। हिसाब ने दे, कभी भी ये नहीं कहता मेरे अब्बा तो माशाल्लाह सेटल थे, बिजनेसमैन थे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बताने का मकसद ये है, ये चीज़ें कुछ अर्सा पहले भी थीं, लेकिन अब जब सामने आ चुकी हैं, हमें अंदाज़ा है, मालूम है, तो इसकी रोकथाम कैसे होगी और कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बताइए। देखिए, एक बात तो ये है कि इसमें पेरेंट्स की प्रेफरेंस बहुत बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। पहले भी आपसे गपशप लगती रही है इस बात के ऊपर कि हम खुद बहुत गरीब तरीन फैमिली से थे। एक छोटा सा कमरा था, 6-7 सुराख थे उसमें, टीन की छत में हम बर्तन रखते थे, बारिश होती थी। तो वो तो सब चीज़ें अपनी जगह पर है। मैं अगर एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ कि कैसे कैसे मैं समझता हूँ कि लोग बच जाते हैं, या बचने के लिए बड़े एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं। एक तो बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो है पर्पसफुल लाइफ का, कि जब वालिदैन एक पर्पसफुल लाइफ गुजार रहे हों और बच्चों को भी कोई जीने की वजह उनको साथ डिस्कस करते रहते हों, उनको इस पर उभारते हों कि बेटा लाइफ का कोई पर्पज़ है, यू शुड हैव अ पर्पसफुल लाइफ। तो वो एटलीस्ट थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चलता है, वो चीज़ों में सीरियस होता है, तो उसकी जो मसरूफियत है वही बचा देती है उसको। एक बहुत बड़ा एलिमेंट तो ये भी है। दूसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वो
ये जो हमारी कमाई है, हलाल कमाई, उसको अहमियत देना। मुझे याद है हमारे पिछले एक जगह में रहते थे, मोहल्ले में एक साहब बीमार थे, तो उनके 3 बेटे थे, वैसे एक बाहर था, तो मगर उनके 5 नमाज़ों में कोई ना कोई बेटा उनको मस्जिद लेकर आता था पैदल, क्योंकि 3-4 घर का 7 घर का फासला था, तो वो जो 5-6 घर थे वो पैदल आते थे, वो पैदल उनके नाबीना हो गए थे आखिर ज़माने में, वो काफ़ी अरसे उनकी बिनाई तक चली गई थी, तो कोई ना कोई उनको लेकर आता था, और जब वो नमाज़ के लिए आगे बैठे होते थे तो पीछे जाके बैठ जाता था कहीं दूर, ताकि क्योंकि वो जो करीब बैठता था तो ये ना हो कि मेरी वजह से जल्दी नमाज़ ख़त्म कर लें, या बाद वो कहते थे कि हम देख रहे होते थे, कभी कहते थे कि तुम चले जाओ मैं आ जाऊँगा, तो नहीं जाता था उनका कोई ना कोई बेटा, मुस्तकिल कोई ना कोई बेटा उनके साथ ड्यूटी पर होता था। सिर्फ 2 ही तो थे, कोई बहुत बड़ी तादाद भी नहीं थी, और हर की मसरूफियात भी है, पढ़ाई है, बिज़नेस है, मगर उनको जो मैंने किसी दोस्त से, ऐसी हम पड़ोसी थे, मैंने जिक्र किया, मैंने कहा यार बड़ी हैरानकुन बात है ये, तो उस पर वो जानते थे शायद ज़्यादा उनको, इन साहब को, तो उन्होंने कहा ये कमाई का असर है, इन्होंने बहुत ज़्यादा तरजीह दी अपनी ज़िंदगी में कमाई को, तो आज उसका रिजल्ट देखो कि वो कहते भी नहीं हैं, मना भी करते हैं, मगर एक बच्चा उनका लाजमी पीछे कहीं जो है ना बैठ जाता है, और जब तक वो ईजी होकर अपनी करते हैं, अपनी तिलावत कर रहे हैं या तस्बीहात पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करके जब नमाज से फारिग होते हैं फिर उनको लेके जाता है। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट कह सकते हैं आप। तीसरा जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कैरेक्टर जो है ना वो बोलता है, तो जिस चीज़ को वालिदैन खुद तरजीह देंगे तो फिर बच्चे भी तरजीह देंगे। तो ये बुनियादी कुछ चीज़ें हैं, और बिल्कुल ये एक और मैं क्लासीफाई करना चाह रहा था कि एक तो देखें, अगर कोई ये कहे ना तो मैं डिबेट नहीं कर सकता उसके साथ। कोई अगर ये कहे कि भाई मैं ऐसे इदारों में नहीं भेजेंगे, तो मैं कहूँगा ढूंढ लो भाई, और ऐसे इदारे हैं यकीनन जहाँ भी इन चीज़ों को तरजीह दी जाती है, तो वहाँ भेज दें, थोड़ा सेफ़ है। मगर अगर ये कहें तो ये एक अच्छा खासा नंबर है, ऐसा कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, कि जो बच्चे किसी भी तरह के तालीमी इदारों में आते हैं और उनको अगर उनके वालिदैन थोड़ा सा मोटिवेट करें और थोड़ा सा उनके लिए अल्लाह से मांगें और उनको फैसिलिटेट करें, तो बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह के खुले टुले माहौल वाले इदारों में आते हैं, ख़ुद भी महफूज रहते हैं, और इवन पे जब वो दूसरों को दावत देते हैं नमाज की, अच्छाई की, किसी भी तरह से अच्छाई की, तो इवन वो ज़रिया बन जाते हैं औरों को भी बचाने के लिए। तो इट हैपन्स, ये भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये बात आपने बड़ी अहमियत के हामिल की है, और ये बहुत ज़रूरी बात आपने फरमाई है। नाज़रीन इकराम, देखें हमें ख़ुद जो है इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, सर मुराद अली साहब ने जितनी गुफ्तगू फरमाई है, यकीन जानिए अगर हम इसको आराम सुकून से बैठकर अगर सुने और इस पर अमल करें तो यकीनन हमें फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। इस वक्त हमारे पेरेंट्स यकीनन परेशान हैं, वो पेरेंट्स के जो अपने बच्चों को अच्छे इदारे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हर कोई कह रहा है भाई ऑनलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, या तो हमें धकेला जा रहा है सिर्फ़ ऑनलाइन पढ़ने पर। ऑनलाइन से अगर तालीम अच्छी हासिल की जाती तो हमारे जो बड़े बड़े साइंसदान गुजरे तो ये भी ऑनलाइन पढ़ते। फिर कहा जाता है उस वक्त ये ऑनलाइन का सिस्टम था नहीं। मैं मुराद अली साहब से ये जानना चाहूँगा, सिर्फ 1 मिनट है हमारे पास, इसी में कोशिश कीजिएगा जवाब कंप्लीट हो जाए। ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है बनिस्बत कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ फ़ेस टू फ़ेस टीचर्स को जाकर फेस करना, बेहतर है ऑनलाइन? जैसे पेरेंट्स का रुझान है ऑनलाइन पढ़ो। देखिए दोनों के प्लस माइनस है, और ख़ास तौर से अगर सिर्फ इसी पे अगर चलेंगे फिर तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, सोशलाइजेशन नहीं हो सकेगी। ये जो हम आपस में मिलते हैं जुलते हैं तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, फिर उसमें लड़ाई होती हैं, फिर उसमें रिकवरी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मदरसों में जब पढ़ते हैं बच्चे तो ही होता है। और अगर बिल्कुल ही इस चीज़ से आप आइसोलेट कर देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान तो होगा पैरेंट। तो ये मिक्स मॉडल है, ख़ास तौर से जब एक टाइम ऐसा आता है जब आप पढ़ चुके होते हैं, बैचलर्स कर चुके होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ गुजार रहे होते हैं, आपने कोई पर्टिकुलर स्किल सीखनी है, उसके लिए कोई आपने ऑनलाइन कोर्स कर लिया, समझ आती है बात। मगर थ्रू आउट अगर आप अपनी पूरी स्कूलिंग सारा कुछ कर लें इस तरह से तो थोड़ा सा एक आपका जो है ना लैक तो करेगा ही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। उम्मीद करते हैं आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है, अपना अपने अहल-व-अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।